नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में अगर आप कृषि संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेकर आता है। इन्हीं में से एक है पशु आहार का बिजनेस। जिस तरीके का क्रेज भारत में पशुओं को लेकर है, डेयरी फार्मिंग को लेकर है, उसको देखते हुए आप पशु आहार का बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू भी कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने आप से आपको कुछ सवाल पूछना चाहिए, जिन सवालों का मैंने एक रोड मैप तैयार किया है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये उसका पूरा रोड मैप है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको पशु आहार का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो करना चाहिए तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना आप उसमें पैसा कमा पाएंगे और क्या लॉन्ग टर्म गोल आपका होना चाहिए। क्या इस बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, किन तरह के लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए, क्या आप गांव से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसका होलसेल का बिजनेस कैसे होगा। साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात करेंगे। मेरा खुद का एक पशु आहार की फैक्ट्री है तो मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि ये बिजनेस आप किस तरीके से स्टार्ट करें। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हमारे टॉपिक पर आते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि पशु आहार होता क्या है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। कई तरह के पशु आहार आते हैं। कुछ पशु आहार विशेष तौर पर गाय का दूध में वृद्धि करने के लिए आते हैं, जिनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको खाने से गाय अधिक दूध देने लगती है। कुछ पशु आहार दूध की मात्रा में फैट बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ पशु आहार गाय या भैंस के जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऐसे कई तरह के पशु आहार आते हैं जिसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। साथ ही में अगर कोई डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस अगर आपके दिमाग में आया है तो आप जरूरी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिनके पास गाय या भैंस होगी। अभी सबसे पहले हम आते हैं जो रोड मैप हमने तैयार किया है, इस डायरी में मैंने पूरा मेंटेन किया है, उसमें पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रोड मैप के पहले टॉपिक के बारे में। मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये जाने कि उस बिजनेस में आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, उस बिजनेस में स्कोप कितना है। अगर हम चालू करते हैं तो बिजनेस में हम कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, क्या ये बिजनेस हमारे आने वाली पीढ़ी को हम हैंड ओवर करेंगे या फिर कुछ समय का शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी में सबसे पहली चीज आती है कि फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का। जिसमें दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऐसा भारत दूसरा देश है पूरे विश्व में। देखा गया है काफी ज्यादा दूध में अधिक मिलावट भी पाई जाने लगी है। जिस दिन भी ये मिलावट पकड़ी जाएंगी दूध का रेट और भी ज्यादा बढ़ेगा। दूध का रेट बढ़ेगा तो पशु आहार में मार्जिन भी बढ़ेगा। तो फ्यूचर इस बिजनेस का बहुत अच्छा है। सालों साल चलने वाला बिजनेस है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गाय भैंस खाना बंद कर देगी। बरसात के समय में हरा चारा जरूर खाती है, लेकिन हरा चारा 12 महीने उपलब्ध नहीं होता और साथ ही में केवल हरे चारे से आप ज्यादा दूध नहीं ले सकते। पशुओं को अधिक से अधिक न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी जाकर वो दूध अधिक देती हैं, सही समय पर हीट पर आती हैं, फैट बरकरार रहता है और बीमारियों से बचती है। सभी तरह के न्यूट्रिशन में प्रथम जो मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनमें से सबसे पहले आता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। इनको मिलाकर बनाया जाता है पशु आहार। अब बात करते हैं मार्जिन कितना होता है इस बिजनेस में। देखिए, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। लेकिन इसमें आपको रिपीट सेल्स मिलती है। मान लीजिए आपने किसी किसान को एक बोरी आज बेची है तो एक बोरी उसके यहाँ एक हफ्ते चलती है, तो एक हफ्ते बाद वो दोबारा आपसे लेने आएगा अगर आपका आहार जो आप बेच रहे हैं वो अच्छा होगा तो रिपीट सेल्स इसमें काफी ज्यादा है। मार्जिन की बात करें तो 8 से 10% इसमें मार्जिन होता है। रिटेल अगर आप करें तो ज्यादा से ज्यादा 15% तक मार्जिन इसमें हो सकता है। रिटेल और होलसेल का मार्जिन अलग होता है। अगर आप होलसेल करते हैं तो 6 से 7% के मार्जिन पर भी आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस में रिपीट सेल्स काफी ज्यादा आती है। आपको एक बार कस्टमर बनाना है, दोबारा वो खुद आपसे मांगने आएगा, आपको फोन पर ऑर्डर लेना है और माल पहुंचाना है। बेसिकली इस बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। अच्छा प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। कैसे पशु आहार की पहचान करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं कि किसको ये बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे मेट्रो सिटीज में रहते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई डेयरी फार्म नहीं है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आपका शहर टियर 2 या टियर 3 सिटी में है जहां पर आसपास डेयरी फार्म हो तो आपको बिजनेस करना चाहिए।
बड़े शहर में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना ज्यादा लग जाएगा। जो बोरी आपकी 1000 रुपए में आती है वही आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ 1200 रुपए में बेचना पड़ेगी, जिसमें पशु आहार के लिए जो पशु आहार होता है अगर दूर होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगेगा तो आपको समझौता करना पड़ेगा क्वालिटी से, जो कि कोई किसान नहीं करेगा। उसको जहां से सस्ता मिलेगा वो लेगा। क्या किसी गांव में बैठकर यह बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर किसी गांव में भी आप रहते हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं। होलसेल में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आए, थोड़े छोटे स्केल पर आप होलसेल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप नहीं कर सकते, लॉन्ग स्केल पर आप नहीं कर सकते। लॉन्ग स्केल पे करने के लिए आपको ऐसे शहर में दुकान खोलनी होगी जिसमें आसपास कई सारे गांव लगे हुए हों। ये तो बात हो गई अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है, कभी ऑनलाइन नहीं आएगा। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, बार बार लगता है 50 किलो का एक बैग आता है, तो ये चीज ऑनलाइन नहीं आएगी। आएगी भी तो उसका डिलीवरी चार्ज इतना ज्यादा लगेगा कि वो किसान को पुराएगा नहीं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, बिजनेस करना चाहिए। अगर करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बार स्टार्ट करके दूसरी चीजों में दिमाग ना लगाएं। ये बिजनेस सालों साल चलने वाला बिजनेस है। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। तो ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक चैलेंज आपके सामने ये होगा कि आप कंपटीशन से कैसे बीट करें। काफी सारे दुकान वाले पहले से होंगे जिनसे किसान ऑलरेडी आहार ले रहे होंगे, तो वो आपसे माल क्यों लेंगे। दूसरी चीज, आप सोचेंगे कि आप माल अच्छा लेकर आए। आप खुद मैन्युफैक्चर तो करेंगे नहीं, आप किसी बड़ी कंपनी से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे या डीलरशिप लेंगे। तो जो बड़ी कंपनियां हैं ऑलरेडी किसी न किसी को माल दे रही होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं लेते हैं, आप रिटेल करना चाहते हैं, तो आप किसी होलसेलर के पास जाएंगे, उससे माल लेंगे और फिर बेचेंगे। इसमें चैलेंज ये आएगा कि जिस शहर में आप दुकान खोल रहे हैं उसमें ऑलरेडी कंपटीशन है। जो हर बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है वो इस बिजनेस में भी आएगी कि आपको नए कस्टमर बनाना है जिनसे आपको कैश में डील करनी होगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी दुकान पर वो आएंगे जिसका उधारी खाता फलाने के यहाँ पर 1 लाख रुपए लिखे होंगे। दूसरा, वो आपके यहाँ पर खाता खुलवाने आएगा ताकि आपसे भी 1 लाख रुपए का माल उधार लेकर फरार हो सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में है कि आपको उधारी से बचना है, जो हमारा दूसरा पॉइंट भी है। आपको शुरू के 2 साल 3 साल तक उधारी को लेकर बिल्कुल हाथ खींच कर चलना है। नई दुकान होती है, ग्राहक कम आते हैं, दुकान कम चलती है, तो आपको उस समय पर पेशेंस लेवल दिखाना है। किसी भी अफरा तफरी में या फिर जल्दीबाजी में, जल्दी लालच के चक्कर में बिना वेरिफिकेशन के किसी को उधार नहीं देना है। और उधार अगर आप देते भी हैं, मान लीजिए आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप खुद कंपनी से माल लेते हैं, तो आपको कंपनी में पहले कैश में पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपके पास माल आएगा। लेकिन आप अगर एक रिटेल की दुकान खोलते हैं तो आप व्यापारी से क्रेडिट पर माल ले सकते हैं, मतलब उधारी में माल ले सकते हैं, उसको बेचकर आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बेचना कैश में ही पड़ेगा। अगर आप कैश में नहीं बेचेंगे, उधार बेच देंगे, पेमेंट किसी वजह से नहीं आया, तो आपको व्यापारी आगे से माल नहीं देगा, साथ ही में परेशान भी करेगा पेमेंट के लिए। तो उन सब से बचने के लिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप कैश में डील करें। चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग किस तरीके से आप करें। अगर मैं खुद पशुआहार के बिजनेस में 20 साल से हूं, मेरे पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज 2 पीढ़ी हो चुकी है उस बिजनेस को करते हुए। खुद की पशुआहार की फैक्ट्री भी है। अगर मैं आज कोई दुकान खोलता हूं पशुआहार की, तो मैं सबसे पहले क्या प्लानिंग करूं। पहला पॉइंट आता है हायरिंग। क्या मैं कोई लड़का रखूंगा? जी हाँ, बिल्कुल रखूंगा। काफी लोग ये गलती करते हैं कि शुरू में तो मैं खुद काम करूं, लेकिन मैं एक लड़का जरूर रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम आएगा सुबह दुकान खोलने से लेकर, हिसाब बनाने से लेकर फील्ड में जाने तक। सुबह 10 बजे हम दुकान खोलेंगे, रात को 8 बजे तक दुकान खोलकर रखेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते, कोई छुट्टी हमें लेनी नहीं है। 7 में से शनिवार को हम आधे दिन दुकान खोलेंगे, बाकी 1.5 दिन, मतलब शनिवार को जल्दी निकल जाएंगे, और संडे को हम करेंगे मार्केटिंग, मतलब फील्ड में काम करेंगे। हम किसानों से जाकर मिलेंगे, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं उनसे जाकर मिलेंगे, छोटी दुकान वाले हैं उनसे जाकर मिलेंगे, और अपने माल का सैंपल दिखाएंगे और अपना माल कहेंगे उनसे लेने के लिए, बेसिकली सेल्स करेंगे। डेली सुबह दुकान खोलने से पहले, सुबह 10 बजे अगर दुकान खोलते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे हम डेयरी पर जाएंगे। गांव में जो कलेक्शन पॉइंट होते हैं, डेयरीज होती हैं, उन पर जाएंगे, नेटवर्किंग करेंगे लोगों से जाकर मिलेंगे, कौन सा पशुआहार वो खिला रहे हैं और क्यों खिला रहे हैं, क्या उसमें उनको अच्छा लगता है, उसी तरीके का पशुआहार लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही में नेटवर्किंग के लिए, अगर मैं रिटेल की दुकान चालू कर रहा हूं तो एरिया में जितने भी पशुआहार की दुकानें हैं उन पर जाकर मैं घूमूंगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, 0 नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूंगा किसी होलसेलर के यहाँ काम करने की, जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं उनके यहाँ पर
6 महीने या 8 महीने में काम करूं, काम सीखूं किस तरीके से सेल्स की जाती है। और नहीं, अगर मैं काम नहीं भी करता हूं तो भी मैं सारे होलसेलर के पास जाऊंगा, उनके गोडाउन में घूमूंगा, माल को देखूंगा, क्रॉस चेक करूंगा, उनके बात करने के तरीके को समझूंगा कि किस तरीके से वो माल मुझे दिखा रहे हैं, कौन सा माल अच्छा होता है। कई बार मैं सिर्फ किसान बनकर चले जाऊंगा कि मेरे पास 10 गाय है, मुझे माल चाहिए, मुझे पशु आहार चाहिए, तो वो किस तरीके से मुझे बेचता है वो मैं समझने की कोशिश करूंगा और वो अपने बिजनेस में मैं इंप्लीमेंट करूंगा। गोल्डन टिप है, बिल्कुल ध्यान से रखना। अगर आप कोई भी बिजनेस करे, पशु आहार से मतलब नहीं है, कोई भी बिजनेस करे तो पहले ग्राहक बनकर उस दुकान पर जाएं जो दुकान आपके कंपटीशन में होती है। आपके शहर में कंपटीशन में है, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं उसकी दुकान पर हम एक कस्टमर बनकर जाएंगे। वो किस तरीके से हमें पिच करता है, किस तरीके से समझाता है, वो हमें समझना है, ऑब्जर्वेशन करना है। हमें पूरे दुकान को चारों तरफ से देखना है कि कौन सा माल कहां पर रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, उसका बात करने का तरीका, उसका समझाने का तरीका, सब कुछ समझना है और वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। अगला पॉइंट हमारा आता है ऑफर स्कीम। मतलब ऐसा ऑफर कुछ निकालें। मान लीजिए मैंने दुकान खोली तो शुरू के 1 महीने के लिए मैं शायद प्रॉफिट पर या मार्जिन पर फोकस नहीं करूंगा, कमाने पर फोकस नहीं करूंगा। मैं फोकस करूंगा कि क्या ऑफर दिया जाए कि किसान मुझसे आकर जुड़ जाए या फिर मेरा कस्टमर मुझसे आकर जुड़ जाए। एक बार मान ली, क्योंकि इसमें रिपीट सेल्स आती है, एक बार किसी ने मान लिया तो दोबारा भी 90% लोग या 70, आपके माल पर डिपेंड करता है माल किस तरीके का है। बेसिकली देखा जाए तो 70 to 80% किसान जो होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, वो दोबारा आते हैं आपसे माल लेने के लिए। तो पहली बार मैं कुछ इस तरीके की स्कीम दे सकता हूं। मान लीजिए शुरू महीने में किसी ने अगर मुझसे 100 बैग लिया, 100 बैग पे मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो मैं 6,000 रुपए का कोई गिफ्ट दे सकता हूं। अगर किसी ने पहले महीने मुझसे 200 बैग लिया तो हो सकता है मैं 10,000 रुपए की वॉशिंग मशीन दे दूं। फिर भी मैं कमाऊंगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं लॉस में जाऊंगा। अगर मैंने किसी से 20,000 कमाए हैं, 10-12 हजार की वॉशिंग मशीन दे दी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे हमारे बिजनेस को स्टार्टिंग में एक बूस्ट अप मिलेगा, लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हमारे बिजनेस का नाम होगा, लोग बात करने लगेंगे, धीरे धीरे हम हमारे कॉम्पिटिटर के सरदर्द बनने लगेंगे। और वही हम चाहते हैं। हमारा बिजनेस अगर हमें बड़ा करना है तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा जो लोग बाकी नहीं कर रहे हैं। जनरली लोग स्कीम देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो तो बड़े व्यापारी है, वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। आप भी दे सकते हैं। आप शुरू में जो इन्वेस्टमेंट दूसरी चीजों पर करते हैं आप इसमें कीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो जिसका आप सबको इंतजार भी होगा, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, कितना लगाएंगे, कितना आएगा। मार्जिन आपने बता दिया 8-10%, 20% तक भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या, कितना खर्चा करें इस बिजनेस में शुरुआत में। अगर आप एक गांव में छोटी दुकान लेकर बैठ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 बैग अपनी दुकान पर रखेंगे। 100 बैग का स्टॉक जनरली 1 लाख रुपए का होगा। एक एवरेज बैग का साइज हिंदुस्तान में होता है 1,000 रुपए, जो 1,050 या 1,100 रुपए में बिकती है, कई बार 1,150 में भी बिकती है। तो 100 बैग का स्टॉक आप रखेंगे, क्योंकि आपसे 1 बैग 2 बैग ज्यादा से ज्यादा 5 बैग कोई खरीदने आएगा। जितने दिन में आप माल बेच दें, आप दोबारा पेमेंट कर दें और दोबारा माल मंगा लें। कोशिश करें कैश में ही डील करने की। अगर आप कैश में ही डील करते हैं, 100 बैग स्टार्टिंग में रखते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख रुपए और साथ ही में फ्लो मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपए। 1.5 लाख रुपए में आप आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 50 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरू में आप 50 बैग भी रखें तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी हैं तो आप अपने गांव में दुकान चालू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हम रिटेल और होलसेल दोनों का बिजनेस, जो आप कहीं नाके पे करेंगे जहां आसपास 10 गांव या फिर 20 गांव लगे हुए हों। वहां से अगर आप ये बिजनेस करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं रिटेल भी करूं, होलसेल भी करूं, उन किसानों को भी दूं जिनके पास 20 गाय हैं, उनको भी दूं जिनके पास 100 गाय हैं, और साथ ही में जो गांव में दुकानें हैं उनको भी माल दूं, तो आपको कम से कम 500 बैग रखना होगा। क्योंकि एक ही किसान अगर आपके पास आ गया जिसके पास 100 गाय है तो वो 100 बैग आपके पास से ले जाएगा, आपकी दुकान खाली हो जाएगी। तो 500 बैग का स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। 500 बोरियां आप रखेंगे तो ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा हो गया। डिपेंड करता है कौन सा माल आप किस तरीके का रखते हैं, कुछ ऊंचा नीचा भी होगा तो 6 लाख मोटा मोटा जोड़ लेते हैं। साथ ही में फ्लो को मेंटेन करने के लिए कोई माल आप उधार भी बेचेंगे, पेमेंट टाइम पर नहीं आएगा, तो 1.5 से 2-3 लाख रुपए, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, पर 2-3 लाख रुपए आपके पास फ्लो मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। जो कैश आपके पास हो, कभी कुछ अच्छा माल आपके पास आया है तो आपको माल मंगाने के लिए आपके खाते में या फिर कैश पेमेंट आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से 7 से 8 लाख रुपए में आप रिटेल और होलसेल दोनों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है होलसेल का। होलसेल का बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको पहले तो ऐसे शहर में दुकान लेनी होगी जहां आसपास 50-60 गांव लगे हुए, कोई बड़ी तहसील हो, बड़ी डिस्ट्रिक्ट हो,
वहां से आप बिजनेस स्टार्ट करें। और करने के लिए आपको डिलीवरी के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए। आप किसी से माल भिजवाएं या खुद गाड़ी खरीदें, कोई पिकअप खरीदें, कोई एलपीडी खरीदें, माल आपको होम डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे बड़े पशुआहार के जो व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, वो करते हैं। तो आपको कंपटीशन में रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपके पास खुद किसान नहीं आएगा कि गाड़ी लेकर आएंगे, कुछ रेयर आएंगे, लेकिन ज्यादातर आपको फोन पर ऑर्डर देंगे और माल अपनी दुकान पर, अपने गांव में, अपनी जगह पर मंगवाएंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर 50 लाख रुपए से कम है तो आप अभी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट ना करें। और डायरेक्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट होलसेल का काम चालू ना करें। आप सबसे पहले नॉलेज लें, रिटेल और होलसेल के बिजनेस से आप चालू करें, जिसमें रिटेल भी करें, होलसेल भी करें। और साथ ही में 7 से 8 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट करें। आराम से आप 50 से 60 हजार, 70 हजार रुपए आप आराम से कमा भी लेंगे। और बिजनेस का आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा 2-3 साल में। मार्केटिंग जरूर करना। मार्केटिंग अगर आप नहीं करेंगे, आप दुकान खोलकर बैठ गए, देखिए हम दुकान खोलकर बैठे हैं, नई दुकान पर किसान खुद चल के, कस्टमर खुद चलकर नहीं आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। ये बात हो गई, पूरा इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात कर ली, स्ट्रेटेजी हमने बात कर ली, किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सब कुछ इस बिजनेस में बहुत बढ़िया है। लेकिन एक हैक मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आपको पहले नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी होलसेलर के यहाँ काम कर लें या किसी कंपनी में काम कर लें। किसी कंपनी का काम अगर आपको लेना है तो किस तरीके से लेना। मान लीजिए कारगिल एक बहुत बड़ा ब्रांड है पशुआहार का। अगर आप चाहते हैं कि मैं कारगिल का काम करूं, कारगिल का पूरा मध्य प्रदेश का या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम मुझे मिल जाए, उसके लिए आप किस तरीके से संपर्क करें। आप खोज करें सेल्समैन का जो कारगिल कंपनी में काम करते हैं। वो कभी ना कभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी दुकान है तो कभी ना कभी आपके यहाँ पर आई जाएंगे। आप उससे बात करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं। ऐसे दूसरी कंपनियों में भी जो लड़के काम करते हैं उनसे आप बात करें कि माल मुझे चाहिए। इन कंपनियों में जॉब कैसे करें, इनके बारे में, जिस भी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, मान लीजिए कपिला हो गई, बावर्ची हो गया, मिल्कियाना हो गया, कारगिल हो गया, टिवाना हो गया, इन कंपनी के बारे में आप सर्च करें गूगल पर सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो नीचे आपको करियर वाला ऑप्शन दिखेगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको या तो एचआर का नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो आप जैसे ही वेबसाइट पर रीच करते हैं, आजकल जैसे ही आप रीच करेंगे, आपका नंबर कंपनी वालों के पास चले जाएगा कि आपको माल तो नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी आपको खुद फोन करेगी। आप उनसे बात करें कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पशुआहार का अच्छा नॉलेज हो गया है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, सैलरी भले ही कम भी मिले या ना मिले, पर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अगर आप काम करेंगे तो आपको ट्रेवल का खर्चा कंपनी उठाएगी, थोड़ा बहुत पैसा भी देगी, साथ ही में आपको ट्रेनिंग भी देगी, माल किस तरीके से बेचा जाता है। अगर आप 6 महीने या 1 साल काम कर लेंगे तो आप बिजनेस में फेल होने के चांस आपके 90% कम हो जाएंगे। 2 ही कारण होते हैं वैसे बिजनेस फेल होने का। पहला तो ये कि आप दुकान खोलकर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा, आपको बात करना नहीं आ रही, माल बेचना नहीं आ रहा, तो शायद आपका बिजनेस ज्यादा दिन सर्वाइव ना करे। दूसरा हो गया आपने उधारी ज्यादा दे दी। आपको माल बेचने के साथ साथ पैसा निकालना भी आना चाहिए। अगर आप हर चीज पर टिक करेंगे, हर चीज अच्छे से करेंगे, तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर ग्रे बना दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।